नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम मैरिज और फैमिली कंसेप्ट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, जहां हम सबसे पहले विवाह के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाएंगे और फिर साथ ही साथ हमारे परिवार के संबंध में हम जानकारी जुटाएंगे। दोस्तों, ये हमारे समाज शास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है, जहाँ हमारे समाज के साथ साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाता है। दोस्तों, सबसे पहले हम मैरिज के कंसेप्ट की बात करें तो मैरिज के कंसेप्ट के बारे में आपको पता चलेगा कि विवाह क्या है, एक सार्वभौमिक संस्था। फिर मॉर्गन जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव समाज प्रारंभिक अवस्था में विवाह जैसी संस्था नहीं पाई जाती थी, और यही कारण है कि मॉर्गन के साथ साथ जो कुछ विद्वान हैं इसे सार्वभौमिक संस्था नहीं मानते। ठीक है दोस्तों, फिर हम बात करें मॉर्गन के अनुसार ही मॉर्गन कहता है कि प्राचीन समाज में यौन साम्यवाद पाया जाता था। क्या? यौन साम्यवाद पाया जाता था, अर्थात पुरुष और महिला के संबंध में यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई निश्चित नियम थे ही नहीं, और वे जानवरों की भांति अपना जीवन व्यतीत कर कर अपने संबंधों को स्थापित करते थे। मॉर्गन इसे कामाचार की स्थिति कहते हैं। किसकी स्थिति कहते हैं? कामाचार की स्थिति। और क्योंकि इस अवसर पर पति पत्नी पुत्र भाई बहन जैसे पारिवारिक संबंधों का अभाव था, और लोग काम के वशीभूत होकर यौन संबंध स्थापित करते थे। धीरे धीरे समाज का उद्विकास हुआ, और समाज के उद्विकास होने के साथ साथ ही यौन संबंध बनाने के लिए निश्चित नियमों का क्या हुआ? विकास हुआ। स्पष्ट है कि विवाह यौन संबंधों को स्थापित करने का समाज का एक क्या है? स्वीकृत तरीका है। अब बात करें कि विवाह का क्या महत्व है या उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके अंदर थोड़ा, और एक और हम समाज के संदर्भ में बात करेंगे। एक और व्यक्ति के लिए, देखिए दोस्तों, व्यक्ति की व्यक्तिगत बात करें तो व्यक्ति के लिए एक शारीरिक संतुष्टि के रूप में हम विवाह को देखते हैं। ठीक है, या हम इसे कह सकते हैं यौन संतुष्टि। दूसरी ओर मानसिक संतुष्टि के संदर्भ में भी कह सकते हैं, और संतान संतान उत्पन्न कर वो ऋण होना। ठीक है, और पितृ ऋण से मुक्ति जैसे कई कंसेप्ट भी हमारे भारतीय समाज में दिखाई दे जाते हैं। अब समाज के लिए बात करें तो प्रजनन या संतान उत्पत्ति के अंदर निरंतरता हमारे समाज को प्राप्त होती है, तथा बच्चों के पालन पोषण तथा उनका भरण पोषण से वह सामाजिकीकरण की प्रक्रिया और अधिक स्थायी हो जाती है। तो दोस्तों, फिर हम बात करें, है ना, अब हम विवाह की परिभाषा की बात करते हैं। तो विवाह की परिभाषा में लूसी मेयर कहता है, ठीक है, लूसी मेयर कहता है कि विवाह एक ऐसा योग है। क्या है? एक लूसी मेयर कहता है कि विवाह क्या है? एक योग है जिसमें किसी स्त्री से उत्पन्न होने वाली संतान को माता पिता की वैध संतान माना जाता है। तो आप दोस्तों कैसे याद करेंगे? लूसी। ठीक है, आपको पता है कि मेयर कब बनता है? जब वह चुनाव जीत जाता है। और मेयर आपको पता है कि जो नगर पालिकाएं हैं उनके अंदर वैधता प्रदान करता है कार्यों को, और मेयर का ही काम है विवाह मतलब नगर पालिका का ही एक काम होता है कि वो क्या सर्टिफिकेट प्रदान करें, कौन से? विवाह के और इनके। तो वैसे आप याद कर सकते हैं लूसी मेयर के माध्यम से। अब डॉक्टर रिवर्स की बात करें तो विवाह यौन संबंधों को विनियमित करने वाली संस्था है। रिवर्स कहता है, जब हम रिवर्स की बात करते हैं तो रिवर्स, आपको पता है रिवर्स कब लेते हैं? जब हमारी गाड़ी को नियमित करना हो। तो ये विवाह के संदर्भ में रिवर्स क्या कहता है? विवाह के संबंधों को नियमित करने वाली। ठीक है, आपको एक वर्ड याद रखना है कि रिवर्स में कब लेते हैं? जब गाड़ी को, जब हम किसी भी चीज को नियमित करते हैं। अब हम बात करें बोगार्ड्स की। बोगार्ड्स की कहते हैं कि विवाह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली क्या है? एक संस्था है। बोगार्ड्स विवाह बोगार्ड्स क्या कहता है? विवाह पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली क्या है? और आपको पता है कि गार्ड प्रवेश करने से, इतना से याद रखना है कि गार्ड्स क्या करते हैं? प्रवेश को विनियमित करते हैं। कहीं भी जाना होता है तो आपको पता है कि गार्ड से क्या पूछ कर जाना होता है। तो वैसे ही हम याद कर सकते हैं कि कहीं भी प्रवेश करने वाली, पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने वाली संस्था को बोगार्ड्स कहता है कि वह विवाह है। ठीक है, अब वोस्टर मार्कर की बात करें, वोस्टर मार्कर की बात करें तो विवाह एकाधिक पुरुषों का, ठीक है, विवाह क्या है? एकाधिक पुरुषों का एकाधिक महिलाओं के साथ। ठीक है,
महिलाओं के साथ संबंध साथ वह संबंध है। अरे, एक सेकंड दोस्तों। साथ अब वोस्टर मार्कर कहता है कि एकाधिक पुरुषों का एकाधिक महिलाओं के साथ वह संबंध है जिसे प्रथा व कानून दोनों की मान्यता प्राप्त होती है। जिसे प्रथा व कानून दोनों की मान्यता प्राप्त होती है। किसकी? प्रथा और कानून दोनों की मान्यता प्राप्त होती है तथा संबंधित दोनों पक्ष जिनमें पति पत्नी से उत्पन्न संतान को अधिकार व कर्तव्य प्राप्त होते हैं। विवाह के माध्यम से ही उनकी संतान को क्या प्राप्त होते हैं? कर्तव्य प्राप्त होते हैं। कर्तव्य और अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद चलें दोस्तों, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? आपको पता है मार्कर, मार्कर से लिख दें किसी भी चीज पर तो उसकी क्या प्राप्त हो जाती है? मान्यता। मैं से मार्कर और मैं से मान्यता। आप यहां से सीधा याद कर सकते हैं, मैं से मार्कर और मैं से मान्यता। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा। जब हम इस संदर्भ में निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष के संदर्भ में कह सकते हैं कि विवाह एक ऐसी संस्था है, ऐसी सार्वभौमिक संस्था है और सार्वभौमिक के साथ साथ स्थायी भी है, जिसमें परंपरागत रूप से दो विप्रिय लिंगियों का मध्य अपेक्षाकृत स्थायी यौन संबंध पाए जाते हैं तथा जिन्हें सामाजिक मान्यता, सबसे पहले क्या विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है? बिल्कुल होती है। आप अपने आप से प्रश्न पूछ लीजिए। तथा उत्पन्न संतान को सामाजिक वैधता भी प्राप्त होती है। ठीक है, सामाजिक रूप से वैधता भी प्राप्त होती है। माता पिता व संतान के अधिकार और कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं। ठीक है, विवाह के माध्यम से ही माता पिता और संतान के कर्तव्य भी सुनिश्चित होते हैं कि माता पिता उनका पालन पोषण करेंगे तथा संतान के कुछ कर्तव्य होते हैं कि वे अपने माता पिता को सेवा करेंगे। भारतीय समाज में प्राचीन शास्त्रों के अनुसार विवाह का शाब्दिक अर्थ उद्वह होता है। क्या होता है? उद्वह। और जिसका अर्थ है वधु को वर के घर ले जाना। ठीक है, उद्वह का अर्थ होता है वधु को वर के घर ले जाना। अब दोस्तों चलते हैं हमारे आगे। अब विवाह की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो विवाह की कुछ विशेषताओं के संदर्भ में पहली विशेषता आपको याद रखनी है कि विवाह क्या है? एक यौन संबंध स्थापित करने का एक सार्वभौमिक तरीका है या नियमित तरीका है। यौन संबंध स्थापित करने को सामाजिक मान्यता प्रदान करना, संतान उत्पन्न करना, संतान को सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, प्रदान करना तथा संतान के पालन पोषण व सामाजिकरण करना, यौन संबंधों को विनियमित करना, समाज में निरंतरता बनाए रखना, पति पत्नी तथा संतान के अधिकार व कर्तव्य को सुनिश्चित करना, विवाह को सामाजिक धार्मिक व कानूनी मान्यता प्राप्त करना। ठीक है, कौन कौन सी मान्यता? विवाह के जब हम बात करते हैं तो विवाह के संदर्भ में हम तीनों मान्यताएं प्राप्त हो जाती है। सामाजिक, धार्मिक और कानूनी। नातेदारी का विस्तार करना। ठीक है, मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना, पति पत्नी में आर्थिक सहयोग स्थापित करना, पारिवारिक सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, संस्कृति का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करना। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी दोस्तों। अब विवाह के प्रकार की बात करें तो विवाह के कई प्रकार हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम इनको मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित कर लेंगे। एक और मोनोगेमी और दूसरी ओर पोलोगेमी, अर्थात एक विवाह तथा बहुविवाह। जब हम एक विवाह की बात करते हैं तो एक समय में एक पुरुष का एक महिला के साथ विवाह को संदर्भ में से हम स्थापित करते हैं। ठीक है, वर्तमान में विश्व में क्या ये सबसे ज्यादा क्या है? अभी प्रचलित है। ठीक है, अब एक ही विवाह का सच्चा रूप और मोलिनोवेस्की की परिभाषा है एक कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है, रहा था और रहेगा। ये किसका कथन है? मोलिनोवस्की किसकी है? मोली किसकी बात करता है? वस्की की। मोली किसकी बात करता है? एकल विवाह की। मोली किसकी बात करता है? एकल विवाह की। और एकल विवाह के अंदर क्या कहता है कि एक ही विवाह का सच्चा स्वरूप रहा है और रहा था, रहेगा। अब दोस्तों बहुविवाह की बात करें अर्थात पोलीगेमी की बात करें तो एकाधिक पुरुषों का एकाधिक महिलाओं के साथ विवाह करना क्या कहलाता है? बहुविवाह। दोस्तों अब इसके अंदर हम तीन चार भागों में बांट सकते हैं, मुख्यतः तीन चार भागों के अंदर।
तो इसके अंदर सबसे पहले हम बहुपत्नी विवाह, फिर बहुपति विवाह, फिर उसके बाद बहुपत्नी विवाह, फिर द्विपत्नी विवाह, फिर समूह विवाह। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो अब बहुपत्नी विवाह की जब बात करें, बहुपति विवाह की, तो एक महिला का एकाधिक पुरुषों के साथ विवाह करने की स्थिति को क्या कहते हैं हम? ठीक है, इस स्थिति को क्या कहते हैं हम? बहुपति विवाह। अब जब हम इसके अंदर हम दो भागों में बांट सकते हैं, भ्रा बहुपति और अभ्रा बहुपति। ठीक है। जब भ्रापति बहुपति विवाह की बात करें तो सभी पति इसके क्या होते हैं? भाई होते हैं। जैसे कुछ जनजाति है, जैसे कि खस जनजाति उत्तराखंड के अंदर जो अपने आप को किसका वंशज मानती है? पांडवों का वंशज। फिर उसी के समान टोडा और कोटा जनजाति है जो कि नीलगिरी की पहाड़ियों में रहती है। कहाँ रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। अब भ्रातृपति की बहुपति की बात करें तो भाई का होना इसमें जरूरी नहीं है, और इसकी जो भ्रातृ बहुपत्नी पति विवाह की बात करें तो केरल की जो नायर जनजाति है और टोडा जनजाति, इसके अंदर आपको आसानी से दिखाई दे जाएगा। जब हम बहुपत्नी विवाह की जब बात करते हैं तो इसके अंदर एक पुरुष का एकाधिक महिलाओं से विवाह। ठीक है, एकाधिक महिलाओं से विवाह। इसका उदाहरण है नमूद्री ब्राह्मण जो कि केरल के हैं, और केरल और पश्चिम बंगाल के एक परंपरागत अभिजात वर्ग, और इसी के साथ साथ इसका अच्छा उदाहरण है कहाँ का? मुस्लिम समाज का। ये दो प्रकार का हो सकता है बहुपत्नी विवाह। या तो ये सीमित हो सकता है कि केवल एक पत्नी जब तक वो जिंदा है तो तब तक एक ही, और उसके बाद विवाह किया जा सकता है, या असीमित एक पत्नी है उसके बाद में भी किया जा सकता है। तो ये अब बात आती है विवाह के दूसरे प्रकार की, जहां हम द्विपत्नी विवाह की बात करेंगे। एक पुरुष का दो स्त्रियों से विवाह क्या कहलाता है? द्विपत्नी विवाह। ये कहाँ दिखाई देगा आपको? एस्किमो जनजाति और ओरेगन जनजाति के अंदर आपको ये विस्तृत रूप से दिखाई दे जाएगा। जब हम समूह विवाह की बात करें तो एक पुरुष का एक से अधिक पत्नियां। ठीक है, समूह विवाह मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक समूह है, जो माना कि ये एक समूह है, इसके अंदर 10 आदमी हैं या 10 पुरुष, और दूसरा समूह ये है, इसके अंदर 10 महिलाएं। तो इन दोनों का जो विवाह होगा वो क्या कहलाएगा? समूह विवाह। और ये सब आपस में एक दूसरे के पति पत्नी होते हैं, और इसका उदाहरण है डेरी जनजाति ऑस्ट्रेलिया में। अब दोस्तों विवाह के नियम की बात करें तो अंतर्विवाह एंडोगेमी और बहिर्विवाह एक्सोगेमी के माध्यम से इसे समझेंगे। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार, अब दोस्तों हम, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम इसको अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे।